हेलो फ्रेंड्स, सारे के सारे आईटीआर फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए नोटिफाई हो चुके हैं और मैं लेकर के आया हूं सारे वो बड़े बड़े बदलाव जो इस बार आईटीआर में 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए हो चुके हैं। उन सारे बड़े बदलाव को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ तो ऐसे चेंज हैं जो लास्ट ईयर हो चुके थे, उनको थोड़ा सा और आप कह सकते हो कि इम्प्रूव किया गया है और ज़्यादा डिटेल में कर दिया गया है। और कुछ न्यू चेंज हुए हैं जो कि जो नया एक्ट है इनकम टैक्स का उसको साथ कंपैटिबल बनाने के लिए वो चेंज किए गए हैं, आप कह सकते हो। तो जो कुछ ऐसे भी चेंज है जो सिर्फ लास्ट ईयर हुए थे, अभी हम उनके साथ फैमिलियर नहीं हुए हैं, तो उन चेंज को भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो एकदम ही न्यू चेंज है वो भी हमारे लिए जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात करें, सबसे पहले मैं आपको ITR 1 पे लेके चलूं तो ITR 1 और ITR 4 लगभग दोनों सेम ही होते हैं, बट हाँ 44AD की इनकम हम इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं और बाकी फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स हमें देने होते हैं ITR 4 में। तो ITR 1 में जो बेसिक चेंज हुए हैं वो ITR 4 में भी हुए हैं, जैसा कि अभी आप इसमें देखोगे। तो नीचे आते जाएंगे यहाँ पर, तो हाउस प्रॉपर्टी, बाकी सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज ये हुआ है कि अब अगर आपने प्रॉपर्टी को ओन कर रखी है, मतलब एक प्रॉपर्टी के दो ओनर हैं, तो वो आपको यहाँ पर करना है सिलेक्ट यस और नो। अगर आप यस करोगे तो फिर आपको नेम ऑफ को ओनर डालना है, उनका पैन आधार डालना है और कितना परसेंटेज है, 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, जो भी रेशियो है को ओनर का, वो यहाँ पर अब आपको एंटर करना है। अच्छा, अब अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, लेट आउट कर रखा है, तो यहाँ पर एक और चेंज हुआ है कि आपको टेनेंट का नेम देना है, उसका पैन आधार देना है और टैन भी देना है। अब ये कब कब देना है, नीचे आएंगे यहाँ पर, तो एक नोट यहाँ पर है कि भाई अगर आपका TDS कटा हुआ है ना रेंट पर, तो आपको क्या करना है, फिर अगर 194I-B में कटा है TDS तो फिर पैन देना है, आधार नंबर देना ही देना है, और अगर 194I में कटा है तो फिर टैन नंबर देना है। तो ये चेंज हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में। एंड इस साल अब आप 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो चेंज हुआ था लास्ट ईयर बजट में। तो ये एक चेंज हुआ है, बाकी इसके अलावा चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, इस बार जो लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की वो 1,25,000 है, तो उसको भी यहाँ पर लिया गया है कि उस हिसाब से बाकी चीजें चेंज की गई है। उसके अलावा कोई भी ऐसा चेंज यहाँ पर नहीं है। बाकी जो डिटेल थी यहाँ की भाई 80C और 80 वो जो डोनेशन वगैरह की जो डिटेल हमें देनी होती थी वो तो लास्ट ईयर चेंज हो गया था, वही चेंज यहाँ पर हुआ है। ITR 4 की अगर मैं बात करूं तो ITR 4 में अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूं, हाँ बाकी सारी चीजें तो सेम है। एक चेंज वही हाउस प्रॉपर्टी वाला यहाँ भी सर हुआ है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी हम दिखा सकते हैं। और जो चेंज अगर हुआ है तो जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए 4 चीजें मैंडेटरी हुआ करती थी। अगर हम बात करें तो E15 जो कि था आपका क्रेडिटर्स, E19 था जो कि था आपकी इन्वेंट्री, E20 जो कि था सन्ड्री डेटर्स, E21 जो कि था बैलेंस विथ, E22 जो कि था कैश इन हैंड। इस साल जो इसमें एडिशन हुआ है वो हुआ है बैलेंस विद बैंक। तो भाई जब आप ITR 4 फाइल करेंगे ना, तो IT तो अपने क्लाइंट से, या अगर आप खुद का ITR 4 फाइल कर रहे हैं ना, तो जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं सबको आपको लेना है, उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026 होगा वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, छोड़ना नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर हम जीरो करके आगे बढ़ जाते हैं, होता था ना ITR 4 मेरे पास बहुत से आते हैं जिसमें सब 000 और कुछ चीजें कैश इन हैंड पड़ी हुई है, या फिर आप कह सकते हो कि इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब यहाँ पर चेंज पता है क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि अब आपको बैलेंस विद बैंक भी देना है। तो बैलेंस विद बैंक जीरो करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बिकॉज अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है ITA मतलब इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो आप तो ITR ही नहीं फाइल कर पाओगे। इट मींस आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो भले ही उसमें 1 रुपया बैलेंस हो, बैलेंस तो होगा ना। तो अगर आपने वहां पर बैंक दिखा रखा है ITR में और अगर आपने इसको जीरो कर दिया
तो हो सकता है आपके पास नोटिस आ जाए ITR डिफेक्टिव का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है ITR 4 के केस में कि अब हमें ITR 4 में इस चीज ये मतलब ये जो चेंज है इसको भी देखना है। अब हम बैंक की डिटेल को जीरो करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक और चेंज भी है कि अब हम यहाँ पर 2 एड्रेस दे सकते हैं। जैसा कि कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि हमारा घर गाँव में है बट हम जॉब कर रहे हैं किसी सिटी में, किसी और सिटी में, तो वहाँ का एड्रेस अपडेट है। अब टेंशन ये होती है कि हम कौन सा एड्रेस दिखाएं, अपने गांव वाला या हम शहर में जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वो दिखाएं। तो उसको भी थोड़ा सा जो छोटा सा कंफ्यूजन था दूर कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइमरी एड्रेस एंड सेकेंडरी एड्रेस का भी यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है सारे ITR में। तो ये तो कॉमन चेंज हो गया। अब जो सबसे बड़ा और जो सबसे कॉम्प्लेक्स ITR होता है वो होता है सर ITR 3। तो इसमें अब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं ITR 3 में क्या क्या बड़े चेंज हुए हैं। तो उसमें जो चेंज हुआ है इस बार, जैसे कि हमें पता है कि भाई ITR की जो ड्यू डेट है वो बदल चुकी है। अब हमें 31 अगस्त भी एक नई ड्यू डेट ऐड हो चुकी है उन बिजनेसमैन के लिए जिनका ऑडिट नहीं होता है। तो ऐसे केस में अगर मैं आपको लेके चलूं ITR 3 में, तो वहां पर अब आपके पास देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 3 ड्यू डेट आ रही हैं अलग अलग, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। इससे पहले ये डेट पता क्या हुआ करती थी, ये था 31 जुलाई। जिनका ऑडिट नहीं है, टैक्स ऑडिट नहीं है, उनको ITR 31 जुलाई तक फाइल कर देना होता था, बट उनकी ड्यू डेट इस बार है 31 अगस्त। अक्टूबर है टैक्स ऑडिट वाले, और 30 नवंबर तो मतलब जो ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह वाले होते हैं वो अलग चीज हो गई। तो इस बार एक तो ये चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर ये भी अब आ गया है। अगला जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है वो है टैक्स ऑडिट का क्लासिफिकेशन। पेज नंबर 4 पर ये हुआ है कि टर्नओवर स्लैब को ऐड कर दिया गया है कि आप ठीक है, आपका टैक्स ऑडिट है तो टर्नओवर आपका कितना है। तो अगर मैं आपको पेज नंबर 4 पे लेके चलूं ITR 3 में, तो यहाँ पर आप देखो कहाँ है ITR, ये रहा। तो अब ये आपसे पूछेगा यहाँ पर कि भाई क्या आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हो इन सेक्शन में? नो। ऑडिट एप्लीकेबल है? यस। फिर आपसे पूछेगा कि आप अपना जो रेंज है ना टर्नओवर की वो बताइए, क्या अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 10 करोड़ है, या फिर मोर देन 10 CR है। और फिर एक और चेंज क्या हुआ है कि अगर क्या कह रहा है कि इफ मोर देन 1 CR, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, अप टू 10 करोड़ है, और अगर आपने A2I को यस कर रखा है, प्लीज सेलेक्ट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। मतलब आपका कितना परसेंटेज आपका टर्नओवर कैश में हुआ है, अप टू 5% या मोर देन 5%, इसको भी अब सिलेक्ट करना यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी है। मतलब अब आपको प्रॉपर यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपका टर्नओवर कितना है कैश में। अगर अप टू 5% है ना सर, तो अब आगे और आप जा रहे हो 44 AD में, और आपने कर दिया कि भाई जो आपका जो कैश है वो मोर देन 5% है, तो फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यू आर लाइबल फॉर ऑडिट। तो ये इसका सीधा सीधा कहना है भाई आप ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। तो अब अगर आपने 44 AD के लिए चूज किया और आपने कह दिया कि मेरा जो टर्नओवर है वो अप टू 1 CR है, ठीक है, बट जहां आपने इस पे टिक किया ना कि मोर देन 5% है आपका कैश, भैया मतलब फिर जो है वो आपसे कहेगा कि आपको टैक्स ऑडिट के लिए जाना ही जाना है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और अप टू 10 CR है। हाँ, अगर 10 CR से ऊपर है तब तो टैक्स ऑडिट आपको करवाना ही करवाना है, और अगर अप टू 10 CR होता है तो हमें पता है कि अगर आपका जो कैश जो रिसीट है टर्नओवर की वो अप टू 5% होनी चाहिए, तो ही आप 44 AD में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। तो एक ये भी बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है। उसके अलावा अगर आगे बढ़े तो इंट्राडे एंड F&O, ये इतना बड़ा चेंज है कि मतलब इसको लेकर एक जो लेमैन है उसके दिमाग में तो कंफ्यूजन होता ही था, इवन प्रोफेशनल के माइंड में भी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं होती थी, कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है। पेज नंबर 9 अगर आप जाओगे अपने नोटिफाई ITR में, तो वहां पर अब इसको अलग से मेंशन किया गया है, और मैं ये कहूँगा ये बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स जो इंट्राडे कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कहाँ दिखाएं टर्नओवर, नॉर्मल वाला जो प्रॉफिट है वहां दिखाएं, नॉर्मल वाले टर्नओवर पे दिखाएं, तो वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है। यहां पर देखिए टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, ये आपको यहां शो करना है। इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि कहां ट्रांसफर होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो यहां पर आपको रिपोर्ट करना है। F&O की टर्नओवर यहां पर शो करनी है, और इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन
वो यहाँ पे शो करना है। अब टर्नओवर और इनकम कैसे निकालना है इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अभी हम आईटीआर चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक आईटीआर 3 में आप कह सकते हो सबसे बड़ा चेंज है। इस बार इंट्राडे एंड एफ&ओ के लिए अलग से यहाँ पर कॉलम ऐड हो चुका है। उसके अलावा लास्ट ईयर एक चीज ऐड हुई थी 7 प्रोविजो में कि अगर आपका बैंक डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर है, फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 1 लाख से ज्यादा पे कर रखा है साल भर में, तो वो आपको अलग से रिपोर्ट करना होता था। लास्ट ईयर ये चेंज हो चुका था, बट क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लोग फेमिलियर नहीं है तो इसको भी मैं चेंज ही मान के चल रहा हूं कि इस साल भी ये चेंज है, उसको ध्यान में रखिए। अगर ये चीजें हैं तो आपको क्या करना है, इस बार रिपोर्टिंग में ये हुआ है कि आपको यस करना है और यस करने के बाद अमाउंट एंटर करना है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट है, तो इसको भी आपको टिक करना ना भूलें। फिर SEP सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये लास्ट ईयर बजट में चेंज हुआ था। इस बार पेज नंबर 4 अगर आप चेक करोगे तो वहां पर ये रिपोर्टिंग हुई है कि अब कोई ऐसी फॉरेन एंटिटी है जिसका इंडिया में सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, उसको भी अब रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सर ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है, तो इसमें 2 तरीके से आप देख सकते हो। एक तो ट्रांजैक्शन बेस्ड, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, इंडिया से उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, और प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो है उससे ज्यादा मिल रहा है। किस चीज का, कुछ भी हो सकता है सर, वो सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, वो कोई इंटरटेनमेंट सर्विस बेच रहा है, वो कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कोई वो सब्सक्रिप्शन की इनकम उसको हो रही है, कुछ भी इंडिया से उस लिमिट से ज्यादा अगर उसको ये इनकम हो रही है तो ये माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट की यहाँ पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। उसके अलावा यूजर बेस्ड भी है सर, अब ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। अब यूजर बेस क्या, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया अपने बूम पर है, तो अगर कोई ऐसा फॉरेन क्रिएटर है, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं वो भी इंडिया से बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं, ठीक है, कोई ऐप है, कोई OTT प्लेटफॉर्म है, उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी हो रहा था। जैसे ही इंडिया में गेमिंग प्लेटफॉर्म बैन हुए हैं या उनके ऊपर TDS आया, तो लोगों ने क्या किया, वो दूसरी कंट्री में जाके वहां पर कंपनी बना के फिर वहां से उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, इंडिया से वो हट गए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नया रूल आया है कि भाई अगर हमने देखा कि आपका SEP है इंडिया में, तो उसको अब आपको अलग से रिपोर्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होगा तभी आपको टैक्स पे करना है, नो, अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस है तो वो भी टैक्सेबल है। तो आज का जो एरा है वो AI का टाइम चल रहा है। इंडिया में बिजनेस करने के लिए अब आपको इंडिया में होने की नीड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो इस बार ITR में हुआ है और लॉ में भी हुआ है कि भाई अब इंसान कहीं से भी बैठ के इंडिया में पैसा कमा सकता है। अब हो क्या रहा है, एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, इंडिया से पैसा भी कमा रहा है और यहाँ पे टैक्स भी पे नहीं कर रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब डिजिटल प्रेजेंस को भी टैक्सेबल किया गया है। उसके अलावा LEI की जो रिक्वायरमेंट ये पिछले साल ही हो गई थी कि आपको एक यूनिक नंबर आपको लेना होगा अगर आपका टर्नओवर अगर आपका रिफंड 50 CR से ऊपर है, तो ये रिपोर्टिंग इस बार भी आपको करनी है। उसके अलावा अनलिस्टेड शेयर रिपोर्टिंग में अब 2 चीजें ऐड हो गई हैं, परचेज प्राइस कितना है, इशू प्राइस कितना है। अगर मैं पेज 3 की बात करूं तो यहाँ पर पेज 3 में ये रहा अनलिस्टेड शेयर का, तो यहाँ पर अब इशू प्राइस कितना है, परचेज प्राइस कितना है। अब अभी तक अनलिस्टेड में ये नहीं होता था, बस इशू प्राइस देना होता था, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है इशू प्राइस कुछ और हो और परचेज प्राइस कुछ और हो, तो अब वो यहाँ पर आपको अलग से रिपोर्ट करना है। तो ये भी एक चेंज है सर। उसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस के केस में अब यहाँ पर और क्लैरिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कई बिजनेस है तो हमें टॉप 3 बिजनेस को यहाँ पर जो है मेंशन करना होता है अपने ITR में। तो यहाँ पर अब ये हो गया है कि जैसे पिछली बार आपको याद होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और F&O और इंट्राडे का अलग से कोड आ गया था, इस बार भी आपको जब वो आएगी यूटिलिटी तो आप देखोगे और ज्यादा बिजनेस कोड वहां पर ऐड हो चुके हैं। तो अब ये था ITR 3 के बड़े बड़े चेंजेस। सेम कॉलम ITR 5 में भी चेंज हुए हैं, ITR 6 में भी चेंज हुए हैं, जो कि बिजनेस के ITR होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में ITR 1 के चेंजेस, ITR 4 और ITR 3 के चेंजेस कवर कर लिए हैं, और ITR 2 में भी लगभग वही चेंज हुए हैं, बिकॉज ITR 2 भी एक नॉन बिजनेस ITR होता है। तो सेम चेंज वहां पर भी हुआ है, बस ITR 1 और ITR 2 में डिफरेंस ये है कि अगर आपका 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म का गेन है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो, लेकिन
अगर आपका लॉस है या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 से ज़्यादा है लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का गेन है, फिर आप ITR 1 फाइल नहीं करोगे, फिर आप फाइल करोगे ITR 2। ठीक है, तो ये थे वो बड़े बड़े बदलाव जो 25-26 ITR में हुए हैं। इन बदलाव से रिलेटेड आपको कुछ और जानना है या कुछ और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और अगर कोई फर्दर चेंज होता है इन फ्यूचर ITR 3 में या 5, 6, 7 में, तो वो भी हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर के आएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर अपडेट्स भी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।